अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। प्रोग्राम जान है तो जहान है। मैं हूँ माही शेख और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हफ्ता मतलब बहुत अच्छा गुजरा आपका? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, बहुत अच्छा ज़बरदस्ती। गुजरा। और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे तमाम देखने वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, पुरसुकून, और अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। खैर जी, इसीलिए कहते हैं जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बदलते हुए मौसम के साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अटैक करती हैं। सर्दियों में स्पेशली जहाँ पे हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा हमें मिल रही होती हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपको अटैक करती हैं। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इसीलिए हम हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जान है तो जहान के नाम से हम एक नया वर्जन आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि हम नए तरीके से, नए अंदाज से, नए ढंग से एक प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत कर सकें और आपको हम नई ज़बरदस्त किस्म के जो है वो मशवरे दे सकें, आपके ट्रीटमेंट के हवाले से बता सकें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। बहुत सारे लोग जिनको यूरिक एसिड का इशू है, और हम देखते हैं कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं, और उसके साथ साथ ये खुदा न खास्ता आपके किन ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, या फिर खुदा न खास्ता कहीं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जानलेवा तो साबित नहीं होता। तो ये बातें आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। उसके साथ साथ अक्सर लोग जो है वो अपने पैर की स्वेलिंग के हवाले से या हाथों की स्वेलिंग के हवाले से और पाँव और जोड़ों के दर्दों के हवाले से बात करते हैं, तो क्या उसका ताल्लुक कहीं यूरिक एसिड से तो नहीं है? इन सब बातों के आज हम जिक्र करेंगे जान है तो जहान में। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, आप हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे, यह हमारे राबिते का नंबर है। साथ साथ हम आपको डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर भी बता दें, 0300 1898933, 031553464455 जो है वो डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर है। इस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें और डॉक्टर साहब से आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ साथ हम आपको बताएं कि डॉक्टर जुमे और हफ्ते को इस्लामाबाद में क्लिनिक करते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज़ कराची कंपनी में है। पीर, मंगल और बुध को डॉक्टर साहब पेशावर में क्लिनिक करते हैं, चकदरा जुमेरात को होते हैं, और सवाबी इस्माइलिया में इतवार को डॉक्टर साहब क्लिनिक करते हैं। ये हुई जी डॉक्टर साहब की डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम में यूरिक एसिड के हवाले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम यूरिक एसिड के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं? बिल्कुल, हमें कैसे पता चलेगा? इसके तो खैर अपने टेस्ट भी आते हैं। जब एक पेशेंट है या एक इंसान को जब अलामात शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि अभी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये हमें टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक, क्या तो अलामात क्या होती यूरिक हैं? एसिड के तो खैर जो टेस्ट हम करते हैं ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है, लेकिन सिम्टम्स इसके कुछ इस तरह से हैं कि पेशेंट जब सिम्टम्स बयान करते हैं कि स्टार्ट जब यूरिक एसिड का होता है तो हमारा जो बैक टो है, यानी पैर का जो बड़ा अंगूठा है, ठीक है, उसमें उमूमन सबसे पहले जो है उसमें क्रिस्टल की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। फिर जब सुबह जब बंदा उठता है तो कहते हैं कि जी मैं तो चल फिर नहीं सकता, या जब मैं चलता हूँ तो मेरे एड़ियों में तकलीफ़ होती है, या मेरे जो पैर का अंगूठा है उसमें तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह से दूसरे जॉइंट्स में भी स्टिफनेस इनको महसूस होती है। ये कुछ अलामात हैं उनके कि चलने फिरने में जोड़ों में दर्द उनको महसूस होती है, स्टिफनेस और बैक टो में पेन। तो ये इनके कुछ मेन अलामात हैं जिससे हम यूरिक एसिड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पेशेंट को गाउट्स यानी यूरिक एसिड की बीमारी हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मुझे बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पाँव की एड़ियों में, हील्स में बहुत स्वेयर पेन है। और जैसे कि एक टाइम पीरियड में मेरे भी हुआ, तो मैंने आपको कहा यूरिक एसिड करा लेती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बच गई। बिल्कुल बॉर्डर लाइन में थी, लेकिन पेन जो है वो मुझे स्टार्ट हो गई। तो क्या हम इस तरह की पेन से, जो कि कहीं भी अब नॉर्मल पेन हमें फील हो रही है, तो हम उससे महसूस करें कि यूरिक एसिड हो सकता है? असल में पेन जो है, दर्द, ये हर बीमारी की इंडिकेशन करता है हमें। चाहे कोई भी मसला हो, अगर एक इंसान के वजूद के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस हो तो उसके पीछे उमूमन हमने देखा है कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी दर्द को मामूली नहीं समझना चाहिए, उसको फ़ौरन से डिस्कस करना चाहिए ताकि वक्त पर जो बीमारी हो उसको बंदा या एक डॉक्टर उसको लेके उसको आगे उसका ट्रीटमेंट करें ताकि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से बच जाए, ठीक है। दर्द जो है, जोड़ों के दर्द, ये तो यूरिक एसिड में इसलिए कॉमन है क्योंकि
यूरिक एसिड बनता कुछ इस तरीके से है, जो हम खुराक करते हैं और खुराक के बाद जो प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन होता है उसके एंड प्रोडक्ट्स से ही ये यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, अब जोड़ों में इसकी डिपोजिशन कैसे हो जाती है, जोड़ों में इसके कैसे डिपॉजिट होते हैं, जब हमारे रीनल सिस्टम जो है, जब हमारे गुर्दों का निज़ाम जो है उसको सही तरीके से कभी कभी यूरिन के थ्रू वो निकाल नहीं सकता, या जब इंटेस्टाइनल सिस्टम से सही तरीके से ऑब्जर्प्शन या उसके मेटाबॉलिज्म में कोई मसला आ जाए या एंजाइमेटिक कोई चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से कभी कभी या तो प्यूरिन ज़्यादा बनता है या यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, या हमारे जो रीनल सिस्टम है, जो गुर्दे हैं, उसको सही तरीके से यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब के नाली से निकाल नहीं सकता। तो वही यूरिक एसिड, बिल्कुल, फिर वो जो यूरिक एसिड है उसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो खून में सर्कुलेट होते रहते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो उसको जब ब्लड में ये सर्कुलेट होते हैं तो यही ब्लड यानी यही खून जो है हमारे जोड़ों से भी ये गुजरता है, क्योंकि ये तो हमारे वजूद के हर हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, तो उस ब्लड में जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं तो वो उमूमन ये कार्टिलेज जोड़ों के अंदर जो नरम हड्डी है, ठीक है, जिसको बिल्कुल नरम हड्डी इसको हम आम उर्दू में बता सकते हैं, मेडिकली कार्टिलेज उसको कहते हैं, वही क्रिस्टल अक्सर उसी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बिल्कुल तो उसमें जब डिपॉजिट हो जाता है तो डिपोजिशन के बाद अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जोड़ सोज जाते हैं उसके जो जोड़ हैं। ठीक है, सोजन के रिजल्ट में उसमें से रेडनेस, दर्द और इस तरह की कैफियत फिर जो है वो पेशेंट को आते हैं। की बीमारी कहते हैं, बेसिकली वो यही होती है। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल, गाउट। अब गाउट जिसे हम कहते हैं, उर्दू में इसलिए बोल देती हूँ कि वो हमारे देखने वाले को समझ आ जाए। डॉक्टर साहब तो अपनी प्योर वाली अंग्रेजी बोलते हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ी उर्दू में भी अल्फाज समझा दिया करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उससे तो अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट चल ही नहीं सकते, इतना स्वेयर पेन होता है और सूजे भी इतनी स्वेलिंग होती है कि पेशेंट बेचारा चलने फिरने से भी कासिर होता है उसमें। तो बिल्कुल यही मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि इस तरह के मसलों को मामूली नहीं समझना चाहिए, फ़ौरन से उनके मेडिसिन्स या जिस तरह परहेज से, अगर एक पेशेंट जिस तरह आपने बता दिया कि स्टार्ट में मुझे मामूली सा मसला हुआ था लेकिन ख़ुद ब खुद ठीक हुआ। ठीक है, अब अगर एक पेशेंट को स्टार्ट में यूरिक एसिड का मसला हो जाए, यानी उनका यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 7 तक होना चाहिए, वो 7 से बढ़ जाए यानी एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाए, फिर अगर उस वक्त एक पेशेंट वाटर इनटेक बढ़ा लें, ठीक है, या फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा लें, या प्योरिन रिच फूड जो हैं जिस तरह सी फूड्स हैं उसको कम कर लें, फ़िश या रेड मीट, ठीक है, उसका इस्तेमाल बंदा थोड़ा सा कम कर लें, तो फिर ये खुद ब खुद भी नॉर्मल पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक वो उसी तरह से रख लें, जब इनको पेशेंट्स को दर्दों की शिकायत शुरू हो जाए और वो टैबलेट्स खाते हैं और उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं करते, या उसको जिस तरह डॉक्टर उनको फॉलोअप का बताता है वो नहीं करता, तो फिर इसके बिल्कुल जोड़ डैमेज हो सकते हैं। गाउटी आर्थराइटिस इससे हो सकता है, आर्थराइटिस की बीमारी इससे लग सकती है। बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि मेरे साथ तो प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आप बैठते हैं तो मुझे तो ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जब हील्स में पेन शुरू हुई तो मैंने तो आपसे फ़ौरन पूछ लिया कि डॉक्टर साहब इसका क्या करें, तो आपने कहा यूरिक एसिड करा लें जल्दी से। अब मुझे एक चीज़ अब नॉर्मल फील हुई, मैंने डॉक्टर साहब से पूछी, उन्होंने मुझे बर वक्त बताया और फिर मुझे बताया कि मेडिसिन से पहले आप पानी का इंटेक करें, चावल बंद कराए थे आपने मेरे कि वो मत खाएं और गोश्त ज़रा कम खाएं, थोड़े सब्जी खोर बने। तो ये चीज़ें जब मुझे तो क्योंकि डॉक्टर साहब नज़दीक थे इसलिए उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप के नंबर्स लें और वहाँ पर अपनी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें और डॉक्टर साहब की क्लिनिक विजिट करें, ताकि आपको अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। और ये वो इश्यूज़ हैं जो कि बीमारी से पहले आप इनका हल निकाल सकते हैं। आपको जस्ट देखना है कि क्या आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं है, क्या आपके पाँव में दर्द तो नहीं है, पाँव के अंगूठे में जैसे स्पेशली डॉक्टर साहब ने कहा वहाँ दर्द तो नहीं है, क्या आपके पाँव की एड़ियाँ पेन तो नहीं कर रही। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको यूरिक एसिड की तरफ ले जाती हैं। ये तो सिर्फ ले जाना हुआ, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं वो तो फिर ज़्यादा ही कोई ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब इससे तो हमने देखा कि जोड़ों का दर्द है, और कौन कौन सी बीमारी इससे अटैक हो सकती है? जिस तरह यूरिक एसिड का स्टोन, किडनीज़ में अक्सर स्टोन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यानी गुर्दों में उसमें स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि एक पेशेंट है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो इसके ब्लड सर्कुलेशन को मुतासर करता है। अगर आप देखें अगर ब्लड में मामूली सा भी उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो ब्लड की विस्कासिटी वो बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मौजूद हैं तो उसके साथ भी एक पेशेंट की ब्लड की विस्कासिटी बढ़ जाती है, तो रिजल्ट में हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरीके से यही ब्लड जो है मतलब दिल के भी इश्यूज यूरिक एसिड की वजह से हो सकते हैं। या एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग सकता है। ठीक है,
या अगर एक पेशेंट है मिसाल के तौर पर और वो उनको यूरिक एसिड का इशू चल रहा है, उनका ब्लड यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो यही ब्लड जो है वो सारा तो लीवर ने उसको प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। तो उसके जो मुज़िर असरात हैं वो जिगर पर भी हो सकते हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम्स इससे बन सकते हैं, मतलब जिगर के प्रॉब्लम्स, दिल के प्रॉब्लम, उसके साथ साथ आपके किडनीज के प्रॉब्लम और किडनी स्टोन के प्रॉब्लम, वो सब यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अल्टरनेट मेडिसिन में तो हमें पता है कि हर चीज़ का हल आप बताते हैं कि होता है, और मुझे पता है कि यूरिक एसिड का भी है, लेकिन हमने अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि जी यूरिक एसिड बड़ी वफादार बीमारी है, खुदा ना खास्ता एक दफ़ा आपको हो गई तो फिर इसका कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। ठीक। क्योंकि जिस तरह मैंने बता दिया कि मसला कहाँ पर आ जाता है। अब अगर एक पेशेंट है और उनके गुर्दे सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, ठीक, या वही गुर्दे सही तरीके से यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सलेट या दूसरे जिस तरह के भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको सही तरीके से फ्लश आउट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में जितने भी नुकसानात आएंगे, अगर एक डॉक्टर सिर्फ उसके नुकसानात को ट्रीट करेगा, जिस तरह मैं अगर एक बात करूं कि एक पेशेंट को यूरिक एसिड की लेवल बढ़ गई है, ठीक है, और डॉक्टर्स यही कोशिश करते हैं कि सिर्फ यूरिक एसिड को निकालने की दवाइयाँ उस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो जब तक पेशेंट यूरिक एसिड की दवाइयाँ खाएगा उनका यूरिक एसिड लेवल तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे वो मेडिसिन बंद करेगा, मेन कॉज का तो इलाज हुआ नहीं है, तो वही यूरिक एसिड फिर महीने में उसके लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और पेशेंट को फिर से तकलीफ शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को हम पहले ये उनकी हिस्ट्री के मुताबिक उनको मेडिसिन देते हैं कि पहले अगर एक पेशेंट का रीनल सिस्टम कमज़ोर है, उनके गुर्दों को हेल्दी करते हैं, इस तरह की दवाइयाँ चलाते हैं, या अगर इनके वजूद में प्यूरिन जो है, प्यूरिन सही तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो रहा, यानी वजूद का हिस्सा नहीं बन रहा और उसके मेटाबॉलिज्म के बाद उससे वजूद को पूरा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता और ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो ऐसे मेडिसिन देते हैं फिर हम, ताकि इंटेस्टाइनल सिस्टम से ही सही तरीके से डाइजेशन शुरू हो जाए, उसके बाद मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए, तो फिर इस तरह की बीमारी नहीं है कि ये रहती है। अच्छा, फिर यूरिक एसिड नहीं रहता, मतलब कि अल्टरनेट मेडिसिन में उसका हल है। 0514102251 हमारे राबिते का नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से जो भी बात आप पूछना चाहते हैं वो पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है यूरिक एसिड में बड़े लोग बड़े लॉन्ग अरसे से सफ़र कर रहे हैं, अक्सर मैं ये सुन रही होती हूँ जी 10 साल से है, 12 साल से है, लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बच्ची सर्दियों में आके इसकी पेन ज़्यादा होने लगती है, घुटनों में पेन होने लगता है जैसे अक्सर लोगों को, फिर क्योंकि जोड़ों का दर्द ऐसा है कि ये आपको सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ देता है। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड स्टार्ट हुआ था, फिर उससे मेरे दिल की बीमारी हो गई और मेरा जो दिल है वो कमज़ोर हो गया। लोग इस तरह की अक्सर हमने लोगों से ये बातें सुनी हैं, लेकिन 10 से 12 साल यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट ना होना ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि एक बीमारी को आप वजूद में रखेंगे तो उससे नुकसानात तो आते हैं। जिस तरह बात कर लेते हैं जो हमारे मोबिलिटी के जो जॉइंट्स हैं या वेट बियरिंग जॉइंट हम कहते हैं, जिस तरह हमारे नी जॉइंट्स घुटनों के जो जोड़ हैं या हमारे लोअर लेग्स के जो जोड़ हैं, ठीक है, अब अगर उसके अंदर क्रिस्टल्स मौजूद हैं, रेत मौजूद है, ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, यानी उस जोड़ों में सूजन भी हो गई है और उसके अंदर अंदर वही क्रिस्टल्स मौजूद हैं और इंसान उसको नॉर्मली चलता फिरता है, उसके साथ पेन किलर्स खा कर मतलब अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है और नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करता, या मतलब यह है कि चलता फिरता नहीं है और सिर्फ दवाइयों से अपना गुजारा चलाता है, तो जितने भी क्रिस्टल्स जोड़ के अंदर डिपॉजिट हुए हैं तो इससे उनको परमानेंट आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। ठीक हो गया। जब क्योंकि अगर जो कार्टिलेज है, अगर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाए ना एक जोड़ के अंदर से, उनकी जो नरम हड्डी है वो ख़राब हो जाए या वो गल सड़ जाए, क्योंकि उसमें से तो हम चलते फिरते हैं, उस पर प्रेशर पड़ती है, तो फिर अगर यूरिक एसिड का इलाज एक पेशेंट कर भी लें, ठीक है, और यूरिक एसिड की वजह से जो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है या उसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो फिर यूरिक एसिड के इलाज से वो ठीक नहीं होता, उसमें फिर ठीक ठाक एक पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, कार्टिलेज की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, हड्डियों का इलाज करना पड़ता है, ठीक है, तो यानी एक मामूली से मसले से फिर दूसरा प्रॉब्लम उनको शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रशीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब से बात कहाँ है ना मुझे? जी जी प्लीज कीजिए। अच्छा, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, आई 10 से। जी या मेरे पाँव सर्दी में फूल जाते हैं, तो
खून जम जाता है, काले हो जाते हैं, फिर दर्द करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कितने अरसे से तकलीफ है आपको? ये कोई 6-7 साल से, भाई मौसम चेंज हो रहा है, स्टार्ट हो जाते हैं। ये चिल ब्लेंस हैं, ये उमूमन सर्दी में ये मसले आते हैं। जी हाँ। और ठीक है, इस पे बात करता हूँ, 2 दवाइयाँ भी लिखता हूँ, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, थैंक यू। बाय-बाय। आप प्रोग्राम देखें, हम आपको इसका जवाब देते हैं। स्क्रीन पे आ जाएं वापस आप। जी डॉक्टर साहब। चिल ब्लेंस सर्दियों की है बीमारी, ठीक ठीक है। है। बहुत सारे लोगों को ये फिंगर टिप्स जो हैं, ठीक है, या उनके पाँव की जो उंगलियां हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जो माइक्रो वेसल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जी। आप समझ लें कि वो फ्रीज हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो फ्लो है वो नहीं होती, उसकी सप्लाई इस तरीके से फ्रीज उस वेसल्स में नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता। रिज़ल्ट में ख़ारिश और सूजन और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। रेडनेस कुछ लोगों के तो पर्पल कलर के वो हो जाते हैं या ब्लूइश हो जाते हैं। इसकी 2 दवाइयाँ हैं। एक दवाई रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में अपने लिए ले लें, और दूसरी दवाई अगेरिकस, अगेरिकस 200 पोटेंसी में आप ले लें। तो रस्टॉक्स सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, और अगेरिकस जो है ये 200 पोटेंसी में रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इंशाल्लाह इससे आपका मसला सॉल्व हो सकता है। और डॉक्टर साहब कितने अरसे तक इन्हें ये मेडिसिन स्टार्ट ये करनी है? तकरीबन 15 डेज तक तो ये कम से कम खानी पड़ेगी। ठीक है। 15 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इशू है तो I-10 से डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर आप G9 मरकज़ कराची कंपनी जो है वो विजिट कर लीजिए डॉक्टर साहब के क्लिनिक। व्हाट्सएप का नंबर जो है डॉक्टर साहब के हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है वो आप देखेंगे, फ्रंट पे फ्लैश हो रहे होते हैं। आप वहाँ से डॉक्टर साहब से रब्ता कर लीजिए और जाके जो है वो अपना, बल्कि अगर विजिट कर लें वो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपको अपनी कंडीशन भी दिखा दें और हिस्ट्री भी आपको मिल जाए, देख सकते हैं कि हिस्ट्री का पता चल जाएगा कि बेसिकली कि आपकी बीमारी जो है वो कितनी पुरानी है और वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती है और उसमें कितना टाइम लगेगा। कोई भी बीमारी डॉक्टर साहब आती तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाने में बड़ा टाइम लेती है। ये बात है, आती भी इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है ना। वजूद के अंदर वो हमें पता चलता है ना जब आ चुकी होती है। बिल्कुल। जोड़ की जो मैं बात करता हूँ, तकरीबन साल एक हड्डी अपना मुकाबला करती है। अच्छा। 1 ईयर तक ये खुद को मेंटेन रख सकती है। फिर उसके बाद इंसान को तकलीफ जब शुरू हो जाए तो उनको लगता है कि जी बस ये तो मुझे कल से मसला शुरू हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो चिल ब्लेंस हैं इनको ये 2-3 साल बताया इन्होंने, कितना अरसा, काफ़ी अरसा इन्होंने बता दिया। अब ये इनको जल्दी नहीं शुरू हुआ, वजूद ने अपना मुकाबला किया हुआ है इससे, ठीक है। फिर जब वो बस हो चुका है तो सामने एक बीमारी आई है, आपने कहा इनको कि क्लिनिक आ जाए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारे क्लिनिक आ जाए, किसी दूसरे क्लिनिक में भी जा सकते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर हो, इन मसलों को समझता हो। क्योंकि चिल ब्लेंस इसको हम इसलिए मामूली नहीं समझते कि अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जब बंद हो जाए ना, तो अंदर अंदर उसकी सेल्स की वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो जब डेड सेल्स उधर मौजूद होंगे तो उसमें गैंग्रीन का ख़तरा होता है। ठीक। गैंग्रीन एक इस तरह की बीमारी है जिसमें से वही जो ऑर्गन्स अफेक्टेड हुए हैं तो उस अफेक्टेड ऑर्गन्स को रिमूव करना फिर उसका हल होता है, क्योंकि गैंग्रीन तो वो फैलता रहता है, ठीक है। तो मामूली सी बीमारी से फिर एक बड़ी बीमारी बन सकती है। तो ये आपने इनको ठीक कहा कि या क्लिनिक विजिट कर लें, दवाइयाँ अगर प्रॉपर इस्तेमाल कर लें तो मामूली से मसले से ये निकल सकते हैं। ठीक, मतलब कि आप मामूली से मसले से जो है वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। 0514102251 हमारे राब्ते का नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हम वापस आते हैं अपने यूरिक एसिड वाले इशू पे, जैसे कि हमने बात की। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि आपने कहा कि उससे हमारे किडनीज जो हैं वो डैमेज होते हैं। तो डॉक्टर साहब किडनी में जो स्टोन होता है वो स्टोन और ये जो यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनता है, क्या ये 2 अलग तरह के स्टोन होते हैं या एक ही स्टोन होता है? नहीं, किडनीज में मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। स्ट्रूवेट स्टोन्स या स्टेगहॉर्न स्टोन या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, इस तरीके से यूरिक एसिड के स्टोन्स, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये डिफरेंट स्टोन्स से मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। लेकिन इसमें जो स्टोन बनता है ये यूरिक एसिड की वजह से अब मुझे हंसी इसलिए आई है, वो वाले स्टोन्स नहीं है कि कोई रूबी हो गया कोई फिरोजा हो गया, कोई और स्टोन हो गया। तो मतलब इंसान की बॉडी भी जो है वो उसी तरह की है कि इसमें भी डिफरेंट स्टोन्स होते हैं। वो स्टोन्स अगर बनते इंसान को फ़ायदा होता वो स्टोन्स फिर बनते ही ना थे वो तो इससे ऐसे स्टोन्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी बेख्तियातियाँ जो करते हैं उसके रिजल्ट में स्टोन्स बनते हैं। अगर वो स्टोन कॉलर ले ले फिर मैं आपसे बाकी डिटेल्स पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जुबैर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जुबैर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है, आप सुनाएं।
अल्लाह का शुक्र जी। जुबैर साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं ना ये पूछना चाहता हूँ, जब सर्दी आती है तो मेरे पाँव में सूजन हो जाती है और फिंगर्स में ना खारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। फिंगर्स रेड भी हो जाती है। ठीक, और कितने अरसे से आपके साथ ये इशू है? तकरीबन 4-5 ईयर हो गए हैं। ठीक, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आपको करने का बताते हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम इसको जवाब देंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम जान है तो जहान है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर जान है तो जहान में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब लास्ट कॉलर का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि पाँव स्वेल हो जाते हैं, फिंगर्स स्वेल होती हैं। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए शिकायत करते हुए सुना है कि जब फजर में उठ रहे हैं, वज़ू करते हैं, तो उससे पाँव की जो फिंगर्स हैं वो अक्सर स्वेल हो रही होती हैं। जी बिल्कुल। या फिर ये मसला आता है स्कूल गोइंग बच्चों में, जब वो स्कूल जाते हैं तो अक्सर कहते हैं जी हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं वो स्वेल हो गई हैं, फिर उनमें इचिंग होने लगती है, खारिश की शिकायत करने लगते हैं। ये बिल्कुल हो जाता है। चिलब्लेंस की जो मैं बात कर रहा था, चिलब्लेंस भी है और आमतौर पर भी ठंडा गर्म होने की वजह से भी अंदर मसला आ सकता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब सुबह बंदा उठता है, ठीक है, इस सर्दी में, और बिस्तर में गर्म हुआ होता है, फिर जाके वो डायरेक्ट वज़ू करता है या उसको पाँव सही तरीके से मतलब अभी नॉर्मल नहीं हुए और उसको आप धोएं, तो फिर उसके बाद उसमें मसला हो सकता है। या जिस तरह आपने बात की है कि बच्चे जब स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनको अक्सर मसला हो जाता है, वो भी अगर आप देखें सॉक्स उन्होंने पहने हुए होते हैं, शूज़ पहने हुए होते हैं, फिर स्कूल से जब आते हैं वो सारी सॉक्स या शूज़ उतार के डायरेक्ट ज़मीन पे चलने लग जाते हैं, तो उसके बाद भी ये मसला आ सकता है। क्योंकि इंसानी वजूद में अल्लाह ताला ने थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पैदा किया है। ठीक है, ठीक। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम का काम यह है कि हमारे वजूद को नॉर्मल रखना। ठीक है, अब अगर मौसमी तब्दीली आ रही है या मौसम तब्दील होने की तरफ जा रहा है या गर्मी है और या एक इंसान बाहर धूप में निकल जाए या सर्दी में बारिश में भीग जाए, तो वजूद उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब अगर ये तब्दीली एकदम से एक इंसान एहतियात ना करें, जिस तरह में एक बंदा जूते उतारता है, सॉक्स उतारता है और डायरेक्ट ज़मीन पे चलने लग जाता है, तो वही गर्म जो हमारे पैर होते हैं और उसको डायरेक्ट हम ठंडे ज़मीन पर रखेंगे तो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम उसको एकदम से बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दवाई वही सेम है जो पहले वाले मरीज़ को बताई थी, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में आप भी ले लें और अगेरिकस 200 पोटेंसी में। अगेरिकस रात को 5 कतरे इस्तेमाल किया करें, रस्टॉक्स सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इसके साथ इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत मसला रहता है आप फिर हमें कॉल कर सकते हैं, क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, अपना इलाज ले सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो हुआ कि बहुत ये नॉर्मल सी बीमारी है, इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात करें। और एहतियात ये है कि आप अपने पाँव को जो है वो ठंडे गर्म होने से बचाएं ताकि ठंडे गर्म ना हो और फिर ये इश्यूज जो है वो उनमें नहीं आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते थे यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड का बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है? जब ये स्टार्ट हो रहा होता है तब का बताइएगा, फिर जब हो चुका होता है फिर क्या इसका ट्रीटमेंट? स्टार्ट में तो एक पेशेंट खुद को परहेज से ही कंट्रोल कर सकता है। अपने रूटीन को देखना चाहिए कि आया मेरा वाटर इनटेक नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, या वो अपने फूड पे नज़र रखनी चाहिए कि मैं डेली इनटेक में क्या क्या ले रहा हूँ, या मैं फुली जो है नॉन वेज फूड पे मैं हूँ, या यानी मैं गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं सी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये एक पेशेंट कर रहा है तो उनको अपना डाइट प्लान में से थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए, वेजिटेबल्स की तरफ होना चाहिए। या अगर वो दिन में 6-7 गिलास पानी नहीं पी रहा तो उसको ये होना चाहिए कि पानी का इंटेक वो बराबर कर लें, तो इससे भी वो ठीक हो सकता है। ठीक है, और अगर फिर भी उससे बंदा कंट्रोल ना हो जाए, उससे मसला कंट्रोल ना रहे, तो फिर इनको चाहिए कि फिर मेडिसिन की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि खुराक भी की बेहतियाती की वजह से ना हुआ हो उनका, कहीं वजूद में कोई सीरियस मसला शुरू हो गया है, किडनीज़ में मसला है या इंटेस्टाइनल सिस्टम में मसला है, तो फिर वो वाले यूरिक एसिड के पेशेंट ख़ुद को परहेज़ और इससे कंट्रोल नहीं कर सकते या अपने मसले को ठीक नहीं कर सकते, उसकी फिर मेडिसिन होती हैं। अगर रीनल सिस्टम की दवाई, गुर्दों की भी दवाई इसमें शामिल करना चाहें तो बर्बिरिस एक दवाई है, वो हम पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से यूरिक एसिड के लिए आरटी का यूरेंस एक दवाई है, वो हम देते हैं पेशेंट्स को, जिससे उनके यूरिक एसिड जो है वो कंप्लीट नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर ये है कि उनको महीनों या सालों तक दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, 2-3 महीने के इलाज में पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। मतलब 2-3 महीने से इंसान ठीक हो सकता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है बदी, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहा है? शहाब डीजी खान से बदी। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बदी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहते हैं? बदी मेरे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। ठीक है। ये रात को सोते हुए पेशाब कर देते हैं बिस्तर पर, यानी कि जगाते नहीं है कि हमें पेशाब आया है या इस तरह से। 7 साल के अंदर, ठीक है, 7 और ठीक है। 5 साल। ठीक हो गया, थैंक यू। प्रोग्राम देखते रहे। अक्सर डॉक्टर साहब बच्चों को ये शिकायत होती है रात को सोते हुए, और अब तो ये बच्चे बड़े हो गए हैं, 7 और 5 साल के हैं। बिल्कुल। बेड वेटिंग का मसला काफ़ी बच्चों के साथ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हैं। एक्विजिटम इसकी एक दवाई है। एक्विजिटम 30 पोटेंसी में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दोनों बच्चों को आप पिलाया करें। ये आप तकरीबन महीने तक आप जारी रखें। बच्चे जो हैं इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स में ही बेड वेटिंग का उनकी जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दवाई आप महीने तक जारी रखें ताकि फिर से इनको ये मसले ना आए। इसके मुख्तलिफ काजेस हैं। कभी कभी ये भी होता है कि अगर मैं बात करूं कि वॉशरूम की सफाइयाँ ना होने की वजह से भी अगर वो उनको सारे एक वॉशरूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सही सफाई नहीं हो रही और बच्चे उधर जाके या उसमें पेशाब कर लेते हैं, तो यूटीआई के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद भी। कभी कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस बिल्कुल बिल्कुल यूटीआई इशू अगर बड़ों में भी होता है तो किस वजह से होता और ये तो खैर बच्चे हैं, कभी कभी मैंने बड़ों में भी देखा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब इसी तरह बच्चों में या स्कूल गोइंग बच्चों में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा मसला करता है। ठीक है ना, उसमें भी बच्चे जैसे ही बेड में चले जाते हैं तो उनके बेड वेटिंग शुरू हो जाती है। तो एक्विजिटम जो दवाई मैंने बताई है, इन दोनों सूरतों में ये इस्तेमाल करवा सकते हैं और मेरे तो सारे केसेस इस पे ठीक होते हैं, तो इनके बच्चे भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप ये मेडिसिन जो है वो बच्चों को दिलाएं। 0514102251 हमारे राबिते का नंबर है, इस पर हमें कॉल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जहाँ बात की खाने पीने की कि यूरिक एसिड, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक का यूरिक एसिड है, तो हम घूम फिर कर यूरिक एसिड की तरफ आते हैं, लेकिन हमें कॉल आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम जी। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। बंद कर दिया जी। जी, अब बताइए कौन सा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मियां मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ, खन्नापुर से, इस्लामाबाद से। जी आरिफ साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हो और 70 साल मेरी उम्र हो गई है माशाल्लाह। जी जी। तो ये है कि डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है कि 2 महीने तकरीबन हो गया मुझे, दाई साइड पे बर्फ इकट्ठी हो जाती है, दाई साइड पे गले में, तो उधर फिर सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। फिर जब खांसी करता हूँ या पंप का इस्तेमाल करता हूँ, बलगम बाहर आती है तो फिर आराम आ जाता है, लेकिन उसके बाद वही फिर बन जाती है, तो फिर सांस की तकलीफ हो जाती है। खास करके 2 महीने से सर्दी में हो रहा है। ठीक है, ठीक, गर्मियों में नहीं था। ठीक है। आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो नहीं खा रहे? नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है मुझे, ना मुझे शुगर है, ना गुड़ का भी इस्तेमाल करता हूँ, काफी करता हूँ। माशाल्लाह। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह? नहीं, सिगरेट भी बिल्कुल ऐसे समझे कि कभी कभार है कि सूटा एक लगा लो, वरना मुश्किल है। बहुत ज्यादा नस्वार का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आपको थैंक यू, साथ रहिए, हम आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, अच्छा वैसे इससे क्या, सिगरेट का क्या ताल्लुक था, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इनका जो मसला था ना, ये गले में नहीं है, ठीक है, ये इनके लंग्स में प्रॉब्लम है। ठीक, लंग्स इशू है। ठीक है, जो तो हो सकता है जवानी में पी, और डॉक्टर साहब नहीं हो भी सकता है, लेकिन उन्हें जो सर्दी की बात की है तो इसमें वैसे भी ये चेस्ट इन्फेक्शंस और चेस्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर चूंकि एज भी इस तरह से है, इस एज में जेरियाट्रिक डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। जेरियाट्रिक डिजीज़ इस तरह से होते हैं जिस तरह नॉर्मली लोगों ओल्ड एज में उनके नज़र कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ लोगों की मेमोरी वीक हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन कमज़ोर हो जाती है, कुछ लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह से लंग्स भी जो है, ऑर्गन्स, ये भी जेरियाट्रिक डिजीज़ के सर्कल में आते हैं, ये भी कमज़ोर हो सकते हैं। फिर ये जिस तरह इन्होंने बात की है कि सर्दी में मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, सर्दी में वैसे भी हमारे वेसल्स थोड़े से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उसमें तंगी शुरू हो जाती है या वेसल्स टाइट हो जाते हैं, तो फिर हमें इस तरह के तकलीफ आते हैं ओल्ड एज में। ठीक, इसको नट्रम सल्प दवाई है, नट्रम सल्प 6x पोटेंसी में ले लें
और इसके सुबह और शाम 4-4 गोलियां खाया करें। इंशाल्लाह इसके साथ आपको चेस्ट की तकलीफ़ नहीं बनेगी और इसके साथ आपको सांस का मसला नहीं बनेगा। तो ये आप ले सकते हैं, 2 महीनों तक इसको आप जारी रखें, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा इसके साथ। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैं पंप का इस्तेमाल करता हूँ तो उससे फिर मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो क्या ये दमा का सेंस भी हो सकता है? कम्बीवायर इस्तेमाल करते हैं, इससे सिर्फ ये हो जाता है कि इनकी जो सांस की नालियाँ हैं, इस तरह मैंने कहा कि नालियाँ तंग हो जाती हैं सर्दी में, तो फिर जब ये कम्बीवायर का इस्तेमाल करते हैं या ये इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर सांस की नालियाँ डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, नरम हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो इनका सांस का मसला उससे नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, इनकी एज भी इस तरह से है कि अगर ये कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट हो गई, पंप का नाम जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं पंप का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें अक्सर इस तरह के आते हैं जिसमें स्टीरॉयडल इनहेलर्स होते हैं। उस इनहेलर का इस्तेमाल अगर एक पेशेंट परमानेंट शुरू कर ले तो उससे वो जब सांस की नाली अगर मुकम्मल कंस्ट्रक्ट हो गई, तंगी उसमें मुकम्मल शुरू हो गई, तो फिर इनको दमे होने की शिकायत है, उनको ब्रोंकल आस्थमा होने की शिकायत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये नट्रमसल इनको रूटीन में इस्तेमाल कर लें, कम्बीवायर से भी बच जाएंगे और इनके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला भी इनके लिए नहीं बनेगा। ठीक ठीक, मतलब और ये मसला स्पेशली उन्हें सर्दियों में आता है, तो अक्सर मुझे लगता है कि सांस के जो इश्यूज हैं वो शायद सर्दियों में बिल्कुल वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चों को अगर आप देखें, क्योंकि वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चों में निमोनिया का मसला भी हो जाता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स आते हैं सर्दियों में। अक्सर बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन के बाद भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के बाद भी ये इशू है। ऑलराइट जी, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब जो है जुम्मे और हफ्ते को फर्स्ट फ्लोर मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में बैठते हैं। अगर आपका कोई भी इशू है और आप वहाँ पर विजिट करना चाहें तो आप जुम्मे और हफ्ते को क्लिनिक में विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब, टाइमिंग क्या है वैसे आपके क्लिनिक की? इस्लामाबाद के जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पर सुबह 11 बजे से 6 बजे तक। ठीक, और पेशावर में आप बैठते हैं पीर, मंगल और बुध को, और वहाँ के टाइमिंग्स क्या हैं? पेशावर में आजकल सिर्फ 2 दिन बैठ रहा हूँ, बुध वाला दिन था पहले, लेकिन उस पर मैं छुट्टी करता हूँ, ठीक है, और मी टाइम निकाला है उसमें और बाकी सुबह मंडे और ट्यूसडे सुबह 9 बजे से लेके शाम तक उधर भी पेशेंट्स देखता हूँ। 9 से सॉरी उधर भी 9 से नहीं 11 से आप बताते रहते हैं, मैं नहीं, तो 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उधर में पेशेंट्स देखता हूँ। और चकतरा में जुमेरात को क्लिनिक करते हैं, सेम टाइमिंग्स हैं? उधर फुल डे है, सुबह 9 से शाम 5-6 बजे बड़ी मुशक्कत कर रहे हैं वहाँ पे। और इस्माइलिया इतवार को बैठते हैं सवाबी में, तो वहाँ क्या टाइमिंग्स हैं? वहाँ भी सुबह 9 बजे से है शाम 5 या 6 बजे तक में। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग जो विजिट कर रहे होते हैं अक्सर उनको टाइमिंग्स नहीं पता होते, तो एटलीस्ट लोगों को टाइमिंग्स जो है वो पता चल जाए, बिल्कुल, ताकि लोग जो है वो, क्योंकि अब सर्दियां आपको पता है दिन छोटे हो गए हैं, इतनी जल्दी वो दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कब 5 बजे और किस टाइम जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। 5 बजे करीब अब अंधेरा हो रहा होता है तो लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आने से पहले वैसे भी अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी चाहिए कि डॉक्टर मौजूद हैं कि नहीं। हम भी इंसान हैं कि मसला आ सकता है, बीमार हो सकते हैं, तो कॉल करने से ये होता है कि आप वैसे तकलीफ से आप लोग बच जाते हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग जो है वो टाइमिंग्स के साथ आ जाएं या फिर अपना कॉल करके टाइम ले लें, ताकि आपको भी दुश्वारी ना हो और जो वहाँ पर पहले से पेशेंट मौजूद है उनको भी दुश्वारी ना हो। तो अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब हम फिर आ जाते हैं वापस यूरिक एसिड पे। हमने की स्टोन्स की बात, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम खाने में ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर ले लें कि जिससे हमारे किडनी स्टोन्स जो हैं वो हमें इश्यूज क्रिएट ना करें, जो बाद में बहुत सारे कह देते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में और प्रॉब्लम्स हो गए हैं, उनसे हम बच सकें। नॉर्मली किडनीज को हम हेल्दी रख सकते हैं वाटर इंटेक का अगर हम ख्याल रख लें, ठीक है, सबसे पहले तो इसका ख्याल रखना चाहिए। पानी दूसरी बात है कि दिन में ये तो सर्दी है, इसमें तो बंदा 5 to 6 ग्लास भी बराबर कर लें तो बहुत काफ़ी हो जाता है इंसान। या अगर बंदा कावे का इस्तेमाल कर लें या फ्रूट्स में से सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करे बंदा, बिल्कुल, तो उससे विटामिन सी की लेवल भी बराबर हो जाती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। विटामिन सी आपको और किसी चीज़ से इंटेक नहीं होता, मैं बता दूं, अगर आपने गोरे रहना है और खूबसूरत रहना है तो डॉक्टर साहब की तरह गोरे गोरे लगे तो आप विटामिन सी लें। ऑरेंज से बिल्कुल जल्दी बराबर होता है और उससे इम्यूनिटी
भी बढ़ती है। ठीक है, स्कर्वी से भी हम बचते हैं, जिस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का मसला आता है या स्किन पर इनकी खुश्की शुरू हो जाती है, तो वो इनके लिए लाजमी है इसका वैसे डॉक्टर इस्तेमाल। साहब आपने स्किन की जो आपने बात की है खुश्की की, सर्दियों में आप देखते हैं कि बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है, शायद वो गर्म पानी उसकी एक वजह नहाना, ये क्या रीजन है? वो नहीं, हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि हम जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो हम पानी पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगती नहीं है, तो हम ये नहीं देखते कि हमें अपना वाटर इनटेक बराबर रखना है, ठीक है ना। हम फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर तो उसके पानी की कमी की वजह से फिर हम स्कर्वी का शिकार हो जाते हैं, फिर सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ लोगों का आपने देखा हो उनको चाप लिप्स हो जाते हैं, उनके होंठ जो है वो पट जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें विटामिन सी की कमी की वजह से और पानी की कमी की वजह से ये इन मौसम में ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब इसी से रिलेट कुछ और सवाल भी पूछना चाह रही थी, लेकिन ये वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। जान है तो जहान है, ब्रेक के बाद वापस आए, फिर हम इसी पे थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। पैर खुशामदीद एक दफ़ा से फिर जान है तो जहान में आप सोचेंगे बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, लोग बीमारियों का पूछते हैं, आप हंसते हुए आ रहे हैं। हम तस्करा कर रहे थे कि सर्दियों में कैफीन जो है वो चाय कितनी लोग लेते हैं और क्यों चाय का नशा जो है वो इंसान को ज़्यादा हो जाता है। वैसे डॉक्टर साहब इसके फ़ायदे होते हैं या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? फ़ायदा तो है वक्ती, और इंसान को जो है वो थोड़ी सी एनर्जी इनकी बहाल हो जाती है, फ़ायदा तो है उसका, क्यों नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा वो लेता है तो उसके नुकसान तो फिर आते हैं। वैसे तो ये ठीक है, कैफीन है इसमें से इंसान की एनर्जी थोड़े से वक्त के लिए बूस्ट हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर यह खून को कम करता है। अच्छा, ठीक है, फिर क्योंकि तलसीमिया के पेशेंट्स आते हैं ना, तलसीमिया के पेशेंट्स के जो आयरन्स हैं, उस आयरन को कम करने के लिए हम कहते हैं आप जी ब्लैक टी जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आयरन का जो ओवरलोड है उससे कम होता है। अब अगर एक नॉर्मल इंसान बहुत ज्यादा ब्लैक टी पीता है, उसका आयरन लेवल कम हो जाता है, मतलब वो हम सड़ जाते हैं अंदर से। हम ये कहना चाहते हैं इन शॉर्ट कि सड़े नहीं, और चाय जो है वो इत्तेदाल से पिए, ज्यादा मत पिए, जितना आपको लगता है 1 या 2 कप इनफ है दिन में, इससे ज्यादा मत पिए। और अगर आप दिन में कॉफी का इंटेक कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि चाय स्किप ही करें तो बेहतर है। जैसे मैं सुबह से 3 कप चाय पी चुकी हूँ, एक हमारे प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी वो पिला देते हैं, वो तो मैंने भी बहुत शौक से पी है। हाँ, ठंडी करके। ओके जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तहमीना लाहौर से बात कर रही हूँ। तहमीना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। स्मोक कम हुई है आपकी तरफ के नहीं? फिलहाल तो वैसे ही है। मतलब हम लाहौर आने का ना सोचें फिर? मोस्ट वेलकम, बट है वैसे ही स्मोक यहाँ पे। अच्छा, अभी इशू है। चलें, आपने किस इशू के लिए कॉल की वो बताइए आप। मैंने डॉक्टर साहब से कहना था, मेरे हस्बैंड को ना 1 साल पहले भी गुर्दे में पथरी हो गई थी, तो उनको अब फिर वही मसला है और उनको रात को बहुत ज्यादा पेन होती है। अच्छा, जब पहले 1 साल पहले हुई थी तो उसका क्या ट्रीटमेंट कराया था? कोई कम हुई थी, उससे खत्म हुई थी? जी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी, उन्होंने बताई थी, तो फिर ना फीस बिल्ला इधर डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन दी थी, वो खाई थी, ठीक हो गए थे, अब फिर वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, आपके मसले पे बात करते हैं और दवाई आपको बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू तहमीना। देखते रहे प्रोग्राम। डॉक्टर साहब दोनों का जवाब दे दें, मुझे स्मोक से लोग बीमार हो रहे हैं उसका भी दे दीजिएगा। बस कर दे, आप स्मोक से कहाँ बीमारी है? स्मोक से डॉक्टर साहब गला इतना शदीद लोगों का फोक तो है, इससे तो सर्दियों में मजा आ जाता है। फोक एक और चीज है जो स्मोक, सॉरी, उससे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे तो लंग्स के इश्यूज बनते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे बचने के लिए क्या सिर्फ मास्क पहने? मास्क ही पहनना चाहिए, अब क्या करें, लाहौर तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तो लाहौर जाने और इसके जो किडनी स्टोन का जो मसला था, बर्बेरस कीमोपोटेंसी में, बर्बेरस कीमोपोटेंसी में ले लें और इसके सुबह शाम 10-10 कतरे खाने से पहले 1 गूंद के बराबर पानी में मिलाकर पिया करें। महीने तक इसको आप जारी रखें। 1 महीने बाद आप फिर अल्ट्रासाउंड करें, इंशाल्लाह इससे स्टोन जो है वो ख़त्म हुआ होगा। लेकिन वो पेशेंट जिनके गुर्दों में बार बार पथरियां होती हैं, उनको चाहिए कि वो हर 3 महीने बाद वो अपना एक अल्ट्रासाउंड करते रहें। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स बाद जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, इससे ये पता चल जाता है कि कहीं दोबारा से कंक्रीशन बनना शुरू तो नहीं हुई। ठीक है, अगर उसमें से कंक्रीशन बन रहे हैं तो मामूली सी दवाई से वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल बेफिक्र होके नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर हमें तकलीफ तब बनती है जब वही कंक्रीशन स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो फिर इलाज तो है उसका भी, सर्जिकली भी उसका ऑपरेशन के ज़रिए भी इलाज करवाते हैं, PCNL के थ्रू भी करवाते हैं, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए भी उसका इलाज हो जाता है। लेकिन वो एक पेनफुल
प्रोसीजर है, उससे बंदा गुजरता है। दूसरी बात यह है कि उनका पता नहीं चलता। स्टोन को ऑपरेशन के ज़रिए अगर एक पेशेंट निकाल लें या उनको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए ख़त्म कर लें तो उसमें टेंडेंसी होती है कि फिर से स्टोन बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बेहतर यही है कि फ़ौरन टाइम पर ही इंसान अपनी चेकअप करें या उनको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वो देखें कि कहीं फिर से कहीं गुर्दे में मसला तो नहीं बना। तो फिर जो बर्बेरिस दवाई बताई है इससे कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाते हैं, बार बार स्टोन्स बनते भी नहीं हैं, और अगर मामूली सी कंक्रीशन आई भी है तो 2-3 खुराकों से वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, मतलब तो आप मेडिसिन लें और इससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। सर डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बालों में खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, लेकिन बाल गिरने भी लगते हैं। अब गिरते बालों के लिए क्या किया जाए? हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा है और एक बहुत कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है परेशान हैं। इसकी हम दवाइयाँ बता देते हैं। पैराम्फोस हेयर फॉल की दवाई है, पैराम्फोस 6x पोटेंसी में है और एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में। ठीक है। ये पैराम्फोस सुबह शाम 4-4 गोलियां खानी होती हैं, इससे हेयर फॉल रुकता है, और एसिड फ्लोर 5-5 खतरे सुबह शाम खाने से पहले लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ऐड करूँ, वो लोग जिनके फैमिली में बार्डनेस का मसला है, जिस तरह हमारी फैमिली में मौजूद है, अब मेरे जो बाल हैं इसको मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, आपके बाल देखिए, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ यही कि 35 to 40 ये चल जाते हैं, ये रुक नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद हम फिर फैमिली में सारे जो है अपने ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ठीक है, अब वो लोग जिनके फैमिली में ये मसला नहीं है, कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है या कहीं आयरन की कमी आई है या इसी तरह से अगर खून की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं या स्कर्वी की वजह से, खुश्की की वजह से किसी के बाल डैमेज हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये 2 दवाइयाँ हमने बताई हैं। इससे उनका हेयर फॉल जो है वो रुक सकता है। और दूसरा इसमें एक स्पेशल केस आता है, एलोपेशिया एरेटा उसे कहते हैं। उसमें राउंड सर्कल में जो है वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो फिर ऑटो इम्यूनिटी की एक शक्ल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से लोगों के फिर बाल गिरते हैं या उसकी जो मेन वजह है ऑटो इम्यूनिटी, तो उसका फिर लाइलाज समझा जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स इसमें से एलोपेशिया टोटेलस में चले जाते हैं, यानी वजूद पर उनके बाल फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एलोपेशिया एरेटा जो है ट्रीटेबल है, लेकिन बदकिस्मती से पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलते। ठीक है, उसमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं या PRP उनके स्किन में इंजेक्ट कराना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद कभी कभी ये होता है कि एक पेशेंट कंट्रोल हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस हमने देखे हैं कि आम एलोपेशिया से वो एलोपेशिया टोटेलस में चले गए हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का इलाज तो है नहीं फिर। ठीक है, तो उसकी वजह से अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स फुली रिकवर नहीं होते उसमें से। तो इसके फिर स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, जिस तरह 2 दवाइयाँ बताई हैं, इसके साथ ट्यूबरकुलिनम एक दवाई है, बेसिलिनम दवाई है, इसी तरह से तुझे दवाई है जो हमारे वजूद के जो एंटीबॉडीज़ हैं उन पे काम करती हैं। वहाँ से फिर मसला ठीक हो जाता है, हेयर फॉलिकल्स बच जाते हैं। ठीक, तो इंसान टोटली जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है। ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे बालों के जो इश्यूज हैं उन पे जो है आप कह लें कि आपको बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्किन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि एक्नीज जो हैं वो स्पेशली सर्दियों में आ जाते हैं। ऑयली स्किन के बहुत इश्यूज होते हैं सर्दियों में, जो खुश्क स्किन होती है उनके बहुत, ड्राई स्किन के बहुत इश्यूज होते हैं। तो अब ये बताएं कि जो स्पेशली आपकी जो एक्नी स्किन हो जाती है सर्दियों में, उसका क्या इलाज किया जाए? एक्नीस तो उमूमन हम देखते हैं कि एक्नीस का मसला तो जो पेशेंट्स जिनका ऑयली स्किन होता है उस पर निकलते हैं। सर्दियों में उमूमन एक्नीस का मसला थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड्स का मसला है, और सेबेशियस ग्लैंड्स जब ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करते हैं अक्सर उसके रिज़ल्ट में मसला आता है। या एक पेशेंट के अगर वो ब्लड में एंड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, वो हार्मोन्स जो प्यूबर्टी के बाद रिलीज़ होते हैं, अगर वो हार्मोन्स ज़्यादा है तो वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं फेस के जितने भी पोर्स हैं, तो उसके बाद एक्नीज बनते हैं। ठीक है, उसके फिर अपने मेडिसिन्स होते हैं। तुझा जो बताई है, तुझा ऑक्सीडेंटल दवाई, ये स्किन की और हार्मोन्स की एक बेहतरीन दवाई है। अगर एक पेशेंट को एक्नी वुल्गेरस का मसला है, एक तो होते हैं बॉयल्स वगैरह जिनको बड़े बड़े दाने निकलते हैं, वो तो एक सेप्टिक यानी ब्लड में कुछ सेप्टिक मादे आ जाते हैं, वो तो अलग एक केस है। लेकिन फेस पर जो दाने निकलते हैं या शोल्डर्स पर जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं,
उसके लिए तूजा ऑक्सीडेंटल दवाई अगर एक पेशेंट रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर लें, 5 कतरे सुबह निहार मुँह, और 1 महीने तक जारी रखें इसको, फिर इसके बाद हम उसकी पोटेंसी चेंज करते हैं। यानी 1 महीने तक क्यों पोटेंसी में लेनी होती है, उसके बाद 30 में, उसके बाद 200 में, और इस तरह से 3-4 माह इसका कंप्लीट कोर्स होता है। तो तूजा ऑक्सीडेंटल दवाई से एक पेशेंट अपने स्किन को रिकवर और हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त इतनी तेज़ी में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारी बातें स्पेशली यूरिक एसिड के हवाले से आपसे की। हम आपको जानते हुए बताते चलें कि आप डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर 0300189893 0315346445 डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर राबिता कर सकते हैं और आपको जो भी मसला है यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जान है तो जहान में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।